हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए। लाखों करोड़ों सालों से मनुष्य इस खूबसूरत पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और पृथ्वी के बनने से लेकर आज तक कई विकसित सभ्यताओं ने इस धरती पर राज किया है। कुछ सभ्यताओं ने काफी लंबे समय तक राज किया है, तो कुछ सभ्यताएं ज्यादा दिन तक पृथ्वी पर नहीं टिक पाई। अब तक पृथ्वी पर जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, उनमें से इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही है जो खुद को पूरी तरह विकसित कर पाई है। ऐसे में ब्रह्मांड, पृथ्वी और मानव जीवन को लेकर काफी रहस्य भी बने हुए हैं। इनमें से कई रहस्यों को सुलझा लिया गया है, तो कई रहस्य आज भी केवल रहस्य ही बने हुए हैं। वैसे तो ब्रह्मांड के बनने से लेकर इस पृथ्वी पर मौजूद विकसित मानव सभ्यता के उत्पन्न होने के बारे में हम जानते हैं, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आज भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अक्सर आपने अपने स्कूल में या फिर किसी किताब में ये पढ़ा होगा कि हम इंसान बंदरों का ही विकसित रूप हैं, यानी कि हमारे पूर्वज बंदर और चिंपैंजी ही थे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे, तो फिर आज जो बंदर या चिंपैंजी मौजूद हैं, वे मनुष्य क्यों नहीं बने? और क्या कभी वे भविष्य में मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो पाएंगे, या फिर वे हमेशा उसी रूप में रहेंगे जिस रूप में आज मौजूद हैं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में कभी न कभी जरूर उठते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पूर्वज कौन हैं और क्यों आज के बंदर इंसान नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो हम तुरंत ही चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के आधार पर इसका जवाब बता देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। और हो भी क्यों ना, आखिर बचपन से हम चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को पढ़ते हुए ही तो बड़े हुए हैं। चार्ल्स डार्विन से पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने मानव इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने मानव इतिहास के ओरिजिन के बारे में भी अपने अपने मत प्रस्तुत किए। लेकिन साल 1858 में जब डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि इस थ्योरी ने पहले की सभी धारणाओं को तोड़ दिया था। इससे पहले ये माना जाता था कि मानव इतिहास में सदैव से ही मानव रहा है और हम मानव ऋषि मुनियों की ही संतान हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इस दुनिया के सामने रखा, तब से बायोलॉजी की दिशा ही बदल गई। इसके बाद साल 1859 में डार्विन की अपनी एक प्रसिद्ध किताब छपी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अपने किसी थॉट एक्सपेरिमेंट से नहीं दिया, बल्कि ये उन्होंने अपने जीवन में कई साल समुद्री यात्राओं के दौरान हुए अनुभवों और गहन अध्ययन करने के बाद ही दिया। डार्विन की थ्योरी के अनुसार विशेष प्रकार के जीवों की कई प्रजातियों के जीव पहले एक ही जैसे हुआ करते थे, लेकिन दुनिया के अलग अलग भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण में जीवित रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया। और यही बात हम मनुष्यों पर भी लागू होती है। मतलब ये कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, और चार्ल्स डार्विन के अनुसार हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की अवधारणा को फिंच बर्ड थ्योरी से समझाया। उन्होंने बताया कि एक फिंच बर्ड की प्रजाति होती है। समय बदलने के साथ साथ भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ये फिंच बर्ड अलग अलग स्थानों पर बढ़ जाती है। कुछ फिंच बर्ड ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां का रहन सहन और भोजन उनके लिए काफी मुश्किल था, और इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए धीरे धीरे उन फिंच बर्ड का शरीर परिस्थितियों के अनुकूल ढलने लगा, उनकी चोंच लंबी होने लगी। वहीं अन्य स्थानों पर गई फिंच बर्ड वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विकास करने लगे, और इस तरह एक फिंच बर्ड की कई प्रजातियां बन गईं। और ये परिवर्तन लाखों करोड़ों साल बाद देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन सभी फिंच बर्ड्स का ओरिजिन एक ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक फिंच बर्ड से दूसरे फिंच बर्ड का विकास हुआ है। और यही सेम बात हम मनुष्यों पर भी लागू होती है। बंदर और चिंपैंजी हमारे कजिन्स हो सकते हैं, लेकिन बंदर या चिंपैंजी से ही हम मनुष्यों का विकास हुआ है, ये बात गलत है। हाँ, बंदर, चिंपैंजी और मनुष्यों का ओरिजिन सेम ही होता है। चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी पर वैज्ञानिक समय समय पर अपने मत देते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि चार्ल्स डार्विन काफी हद तक सही हैं, लेकिन बंदर हमारे पूर्वज हैं, ये बात सही नहीं है। अब आइए समझते हैं कि हम इंसानों के विकास का क्रम क्या रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीव पैदा हुए, जिनके क्रमिक विकास के चलते बहुकोशिकीय जीव, पेड़ पौधे, जमीन पर रेंगने वाले जीव, पशु पक्षी आदि बने। इंसानों के विकास के क्रम में सबसे पहले होमिनोइडिया हुए। ये वो जीव थे जो केवल पेड़ों पर ही रहा करते थे।
इनका भोजन भी पेड़ों पर ही हुआ करता था। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से चल लेते थे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हर जीव का विकास उसकी परिस्थिति और उस स्थान की परिस्थिति के आधार पर ही होता है जिस स्थान पर वो जीव रह रहा हो। समय के साथ साथ होमोनोइडिया अलग अलग पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति में रहने लगे, जिनके विकास के चलते होमिनिडिया और हाइलोबेटाइडल नामक दो प्रजातियां बन गईं। होमिनिडिया वो प्रजाति हुई जिसने पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना सीख लिया, और वहीं दूसरी ओर हाइलोबेटाइडल वो प्रजाति हुई जो अभी भी पेड़ों पर रहती थी। होमिनिडिया के शरीर की बनावट में भी परिवर्तन होने लगे। ये प्रजाति अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए जीने लगी, और इसके क्रमिक विकास के चलते होमिनिनिया और पोंगिनिया प्रजाति बन गईं। पोंगिनिया प्रजाति से पोंगो बने। पोंगो आज भी कई जगह पर पाए जाते हैं। इसके बाद होमिनिनिया से होमिनिनी और गोरिल्ला बने। गोरिल्ला आज भी बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर होमिनिनी से होमोसेपियंस और पैन प्रजातियां बनी। पैन में बोनोबो और चिंपैंजी बने, और होमोसेपियंस हम इंसानों की प्रजाति को कहते हैं। एक बार इस फ्लो डायग्राम को देखिए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे बंदरों से हमारा विकास नहीं हुआ है, बल्कि बंदर और हमारा विकास एक ही ओरिजिन से हुआ है। आपको बता दें कि जब डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था उस वक्त ना तो डीएनए की खोज हुई थी और ना ही जीन्स की, और यहाँ तक कि उस वक्त जेनेटिक्स का भी कोई जन्म नहीं हुआ था। लेकिन डार्विन ने अपनी थ्योरी को ऐसे लिखा जैसे वे इन सब के बारे में पहले से ही जानते हों, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए और जेनेटिक्स का ज्ञान होने लगा वैसे वैसे डार्विन की थ्योरी सही होने लगी। डार्विन की रिसर्च थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में उनका साथ देने वाले एक सहायक वैज्ञानिक वासेल ने अपनी रिसर्च के बाद एक लेख लिखा था कि जब एक प्रजाति अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करती है तो वो किसी दूसरी प्रजाति में बदल जाती है। और ये बात सच भी लगती है, क्योंकि इस बात का प्रमाण हम इंसान खुद हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन एक ऐसी अवस्था है जो हम इंसानों या फिर प्रकृति के प्रत्येक जीवों में होता रहता है। ये परिवर्तन समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से होता रहता है। जहाँ तक बंदरों से इंसान बनने की बात है तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पहले के बंदर आज के बंदर जैसे नहीं रहे होंगे। उनमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी काफी परिवर्तन हुआ होगा। जैसा कि हमने बताया कि चार्ल्स डार्विन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की रिसर्च सबके सामने रखी थी उस वक्त डीएनए और जेनेटिक्स की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब डीएनए की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि हमारा और बंदरों का डीएनए लगभग 98% तक मिलता जुलता है। इस बात से भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को बढ़ावा मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, और समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों में प्राचीन हड्डियों के कुछ ऐसे अवशेष भी मिलते रहे हैं जिनकी बनावट हम इंसानों और जानवरों से मिलती जुलती है। मतलब ये कि ये जीवाश्म भी हम इंसानों और जानवरों के बीच की कड़ी का हिस्सा रहे होंगे। इन जीवाश्म से भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे डीएनए और जेनेटिक्स में हमारी पकड़ बनती गई वैसे वैसे हम ये समझते गए कि चार्ल्स डार्विन ने जो बताया वो पूरी तरह गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में खुद ही कहा था कि विश्व में सभी प्रजातियों का ओरिजिन एक ही है। उनका विकास एक ही तरह के जीवाणुओं से हुआ है। जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। छोटे छोटे जीवों से लेकर हम इंसानों तक सभी जीवों के पूर्वज एक ही हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है? जब डीएनए के बारे में हमने जाना तो हमें पता चला कि हमारा आकार, रंग रूप, हमारी संरचना, इन सब का मूल डीएनए में ही होता है। अगर हम डीएनए को सभी जीवों का ऑपरेटिंग सिस्टम कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारे डीएनए में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, और ये बदलाव जरूरत और माहौल के हिसाब से होते हैं। जब होमिनिनी प्रजाति पृथ्वी पर जीवन के लिए संघर्ष कर रही होगी उस वक्त उनके डीएनए में भी माहौल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए होंगे, जिनकी वजह से होमोसेपियंस और बंदरों की प्रजातियां बन गईं। दोस्तों, भले ही इन बदलावों को हम आपको कुछ मिनटों में ही बता देते हैं, लेकिन इन बदलावों को होने में लाखों करोड़ों सालों का वक्त लग जाता है। अब क्योंकि इंसान की आयु भी बहुत कम होती है, इसलिए हम क्रमिक विकास के परिवर्तन में हुए इन बदलावों को महसूस नहीं कर पाते। इन लाखों करोड़ों सालों में अनेकों वंश बने होंगे और अनेकों नष्ट हुए होंगे, तब जाकर क्रमिक विकास के परिवर्तन के क्रम में हम इंसानों की प्रजाति बनी है। सभी बंदरों या चिंपैंजी में वैसे बदलाव नहीं आए जैसे इंसानों की प्रजाति में आए। हालांकि बंदरों की प्रजातियों में भी परिवर्तन आए, लेकिन ये परिवर्तन अपने माहौल और रहन सहन के हिसाब से उसी दिशा में आगे बढ़ते गए, और इस वजह से एक ही पूर्वज से जन्मे बंदरों और इंसानों और चिंपैंजी की प्रजातियों में इतनी विभिन्नता आ गई।
अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंसानों और बंदरों का डीएनए लगभग 98% तक मिलता जुलता है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या आज के जो बंदर या चिंपैंजी हैं वो विकसित होकर क्या कभी इंसान बन पाएंगे? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। जैसा कि हम जानते हैं कि बदलाव बेहद ही धीमी गति से लाखों करोड़ों सालों में होने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के समय में परिवर्तन थम गया है। परिवर्तन अपने हिसाब से आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये बदलाव थोड़ा धीमा जरूर हो गया है और इसका कारण काफी हद तक प्राकृतिक भी है, तो काफी हद तक हम इंसानों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना भी है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में हमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझाया है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि प्रकृति किसी विशेष परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए हमें हर वो चीज देती है जो हमारे लिए जरूरी होती है। यही प्रकृति का चयन है। जब हम किसी विशेष परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, तब हमारी आने वाली पीढ़ियों में उस संघर्ष से लड़ने के लिए हर वो शक्ति आ जाती है जो उस संघर्ष से जीतने के लिए जरूरी होती है। इसीलिए पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर हमारी तरह इंसान नहीं बन पाए, क्योंकि उनके विकास का क्रम हमारी परिस्थितियों में नहीं हुआ। ये बंदर, चिंपैंजी या अन्य प्रजाति के जानवर हमारी तुलना में अलग परिस्थितियों से गुजरे होंगे, इसीलिए उनका विकास भी अलग हुआ। अगर हम आज की परिस्थितियों की बात करें तो आज के समय में सभी जीवों में बदलाव बेहद ही धीमा हो गया है, क्योंकि आज की परिस्थितियां पहले से बिल्कुल ही विपरीत हैं। पहले हर जीव को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अधिकार होता था। पृथ्वी का प्रत्येक जीव किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के समय में मनुष्यों को छोड़कर हर जीव के स्वतंत्र होने के अधिकार छिन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर शेर की कोई प्रजाति भारत में किसी वन में रहती है, तो उस प्रजाति के शेर हमेशा उसी वन में रहेंगे। अगर उन्होंने उस वन से बाहर निकलने की कोशिश की तो इंसान उन्हें मार डालेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कोई जीव नए माहौल में नहीं जाएगा, तब तक वो नए गुणों को नहीं अपना पाएगा और उसमें बदलाव नहीं आएंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज के बंदर और चिंपैंजी या अन्य किसी प्रजाति का क्रमिक विकास के चलते मनुष्य बन पाना असंभव है। अगर हम इंसानों की ही बात करें तो हमारा विकास भी काफी धीमा हो गया है, क्योंकि हमारे ऊपर भी पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल होने का दबाव अब खत्म हो चुका है। हम एक आदर्श माहौल में रहते हैं जहां सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत मनुष्यों का ही दबाव नहीं है, बल्कि आज शारीरिक रूप से बेहद कमजोर व्यक्ति भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अधिकतर इंसान अपने शारीरिक दमखम का नहीं, बल्कि केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंसानों में दिमागी रूप से और ज्यादा बुद्धिमान होना ही आज प्रकृति चयन का मुख्य लक्ष्य बन चुका है। और इस आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि क्रमिक विकास के परिवर्तन में अब मनुष्य के मस्तिष्क में ही बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना है, जिसमें भविष्य में हम मनुष्यों के दिमाग का विकास और भी तेजी से होगा। इसीलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे और भी ज्यादा होशियार होंगी। आज एक मनुष्य का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो शारीरिक रूप से कितना मजबूत और स्वस्थ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो दिमागी रूप से हर काम करने में कितना सक्षम है। यानी आने वाले भविष्य में जहां एक तरफ जानवरों के स्वतंत्र घूमने की आजादी छिन जाने के कारण जानवर एक निश्चित इलाके तक सिमट कर रह गए हैं, और एक निश्चित इलाके तक सिमट जाने के कारण जानवरों में बदलाव बेहद ही सीमित रहेंगे। वहीं अगर बात करें इंसानों की, तो इंसान भी केवल दिमागी रूप से ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग का इस्तेमाल शारीरिक परिश्रम से कहीं अधिक हो चला है। दोस्तों, आपका क्रमिक विकास के परिवर्तन के बारे में क्या मानना है? क्या बंदर या अन्य किसी प्रजाति के जानवर कभी मनुष्य बन पाएंगे? और क्या आने वाली इंसानी पीढ़ियों में मस्तिष्क के अलावा कोई और परिवर्तन देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।